क्यूरियोसिटी स्टफ के क्यूरियस दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने जीवन में युद्ध जीतने के लिए कौन कौन सी रणनीतियां अपनाई, जिसकी वजह से वे स्वराज को अस्तित्व में ला पाए। तो बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। छोटे से बिंदु से साम्राज्य बनाना कोई मामूली उपलब्धि नहीं है, लेकिन इसे बनाए रखना और इसका विस्तार करना और भी मुश्किल है। हालांकि छत्रपति एक ऐसे साम्राज्य का निर्माण करने में सफल रहे जो पूना और आसपास के क्षेत्रों को कवर करते हुए एक छोटी जागीर के रूप से शुरू हुआ और तमिलनाडु में तंजावुर तक विस्तारित हुआ। ये उनकी सैन्य और सामरिक क्षमताओं का प्रमाण है, जिसने उन्हें भारत के सबसे महान शासकों में से एक बना दिया। शिवाजी राजे एक उत्कृष्ट सैन्य रणनीतिकार थे। उन्होंने स्वराज्य को प्राप्त करने और बनाए रखने के लिए युद्ध के कई तरीकों और रणनीतियों को जोड़ा। उन्होंने अलग अलग समय पर अलग अलग रणनीति अपनाई और साथ ही अपने दादाजी कोंडादेव से सीखी कुछ रणनीतियों को अपनाया और अपने व्यक्तिगत युद्ध के अनुभवों का उपयोग करके कुछ और रणनीतियों को अपने दम पर विकसित किया। राजे ने अपने पेशे में बहुत पहले ही ये महसूस कर लिया था कि अच्छी सैन्य रणनीतियों को तैयार करने के लिए किसी को अपने राज्य के भूगोल से परिचित होना होगा। शाहजी राजे के साथ कुछ साल बिताने के बाद जब राजे बीजापुर से पूना लौटे तो उन्होंने सबसे पहले उन लोगों के साथ पूना के आसपास के पहाड़ी और वन क्षेत्रों की जासूसी और जांच पड़ताल की जो उनके जन्म से ही इन क्षेत्रों से परिचित थे। उन्होंने कई स्थानीय सरदारों और पुरुषों से मुलाकात की जो उनकी यात्राओं के दौरान महत्वपूर्ण पदों पर काम करते थे, लेकिन ये दौरे केवल स्थानीय भूगोल से परिचित कराने के बारे में नहीं थे। उन्होंने अनुयायियों और समर्थकों के एक वफादार समूह को जीतने का एक और भी महत्वपूर्ण लक्ष्य इसी समय में पूरा किया। इस समूह में वे लोग थे जो उन पर पूर्ण विश्वास रखते थे और स्वराज्य के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार थे। मराठा राजपूतों की तरह ही महान योद्धा थे, पर वे मुगलों और दक्षिण इस्लामी राजवंशों से काफी परेशान थे। इसीलिए दक्षिण के सभी राजाओं और प्रमुखों ने अपनी जागीरों पर स्वतंत्र अधिकार का प्रयोग किया। ये लोग अक्सर आपस में अनिश्चित युद्ध और लूटपाट करते रहते थे, पर ये शिव छत्रपति का श्रेय है कि उन्होंने इन युद्धरत प्रमुखों को एक समान ध्वज के तहत एकजुट करने के असंभव कार्य को प्राप्त किया और उनकी जुझारू भावना को एक निश्चित उद्देश्य दिया। राज्य की भूगोल यात्रा ने यह स्पष्ट कर दिया था कि घाट क्षेत्र को इस्लामी शासकों द्वारा नजरअंदाज किया गया था और उन्होंने चौकियों को मजबूत करने के लिए भी कोई ठोस परिश्रम नहीं किया था और न ही पहाड़ी किलों पर अपनी रक्षा के लिए पर्याप्त सैनिकों को बनाए रखा था। महाराज ने मुस्लिम शक्तियों की ओर से इसी लापरवाही का फायदा उठाया और इसीलिए उन्होंने जो पहला काम किया वे इन पहाड़ी किलों और उनके आसपास के लोगों को अपना बनाया था। उन्होंने अपने राजनीतिक कौशल और कूटनीति का इस्तेमाल करके जो पहला किला हासिल किया वो तोड़ना था। उनके कूटनीतिक युद्धाभ्यास ने बीजापुर का पक्ष जीता, जिसने उन्हें किले को बनाए रखने में मदद की। किले की मुरम्मत करते समय उन्हें एक छिपा हुआ खजाना मिला। इस खजाने का उपयोग करते हुए उन्होंने मुरबाद के बंजर पहाड़ को रणनीतिक रूप से तोरना के दक्षिण पूर्व में 3 मील की दूरी पर स्थित अभेद सुरक्षा के साथ एक किले को शहर में बदल दिया। इस किले में एक विशाल महल था जिसे राजगढ़ के नाम से जाना जाने लगा। राजे ने बहुत पहले ही महसूस कर लिया था कि किले आक्रमण और रक्षा का सबसे अच्छा रूप है। उन्होंने तोरणा और राजगढ़ को नियंत्रण में लाने के बाद पूना के आसपास के किलों पर कब्जा करके स्वराज्य की अपनी योजनाओं को लागू करना शुरू कर दिया। उन्होंने रणनीतिक स्थानों पर किलों का अधिग्रहण, निर्माण और पुनः निर्माण किया। इसके बाद उन्होंने अपने पूरे शासनकाल में उनका उचित रखरखाव सुनिश्चित किया। उनकी मृत्यु के समय उनके अधीन 370 किले थे। छत्रपति शिवाजी राजे ने उदाहरण पेश किया जब वे अपनी सेना के साथ मैदान पर थे। अपनी जागीर और उसके आसपास के क्षेत्रों के भूगोल के बारे में प्राप्त व्यापक ज्ञान का उपयोग करते हुए राजे ने गुरिल्ला युद्ध तकनीक विकसित की, जिससे उनके दुश्मनों पर तेज और आश्चर्यजनक छापे पड़े। इस युद्ध तकनीक का विचार ये सुनिश्चित करना था कि दुश्मनों को अधिकतम नुकसान पहुंचाया जाए और अपनी सेना को कम से कम नुकसान हो। महाराज हमेशा अपनी क्षमता के हिसाब से खेलते थे और वे जानते थे कि पहाड़ी इलाके उनके सबसे बड़े दोस्त और सहयोगी थे, जिसका वे फायदा उठाते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज उन कुछ सम्राटों में से एक थे जिनके पास नौसेना का बेड़ा था। जंजीरा प्रमुखों की नौसैनिक ताकत के कारण जंजीरा के एबिसिनियन गढ़ पर कब्जा करने की असमर्थता ने राजे को एक मजबूत नौसेना बनाने के लिए उत्साहित किया जो एबिसिनियन रक्षा में प्रवेश करेगी। उन्होंने नौसैनिक बेड़े को बढ़ाने में 10 लाख का निवेश किया, जिसमें विभिन्न प्रकार और आकार के जहाज शामिल थे।
उनके नौसैनिक दल में मछुआरे, समुद्री डाकू, लश्कर और अन्य समुद्री यात्रा करने वाले जनजाति शामिल थे। उनकी नौसेना को मैनेक भंडारी की कमान के तहत एबिसिनियों का सामना करने के लिए तैयार किया गया। यहाँ पर से गुजरने वाले पुर्तगाली, फ्रांसीसी, डच और अंग्रेजी जहाजों को भी इस विशाल नौसेना का सामना करना पड़ता था, जिन पर छापा मारा जाता था और इस तरह नौसेना के बेड़े को बढ़ाने की लागत भी वसूल की जाती थी। स्वयं मजबूत नौसैनिक शक्ति होने के बावजूद पुर्तगाली और अंग्रेज दोनों ही राज्य को वार्षिक कर अर्पित करते थे ताकि वे पश्चिमी तट से अपने जहाजों के सुरक्षित मार्ग को सुनिश्चित कर सके, जो एबिसिनियन सिद्धि से छत्रपति के हाथों में चला गया था। हालांकि राजे ने पश्चिमी तट पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया था, लेकिन वे जंजीरा के वास्तविक किले को अपनी कमान में नहीं ला सके क्योंकि सिद्धि ने मुगलों से सुरक्षा की मांग की थी। राजे ने मुगल सिद्धि गठबंधन के साथ शत्रुता करने का विचार छोड़ दिया और इसके बजाय अपने खुद का जंजीरा बनाने का फैसला किया और आखिरकार 1675 में उन्होंने एक किला बनवा लिया। यह समुद्री किला इतना मजबूत था कि ये न केवल सिद्धि बल्कि स्थानीय सावंतवाड़ी सरदारों के साथ साथ पुर्तगाली पड़ोसियों पर भी नजर रख सकता था। इस किले को सिंधु दुर्ग के नाम से जाना जाने लगा। अपनी नौसेना के लिए सुरक्षित लंगरगाह की व्यवस्था के क्रम में राजे ने कोंकण तट के साथ कई समुद्री किलों को मजबूत किया। राजे ने कोलाबा के किले को नौसैनिक मुख्यालय के रूप में चुना। बेड़े का इस्तेमाल मक्का की ओर जाने वाले समृद्ध तीर्थ यात्रियों और मराठा नौसैनिक स्टेशनों के रास्ते से चलने वाले अन्य अमीर बेड़े पर नियमित छापे मारने के लिए किया जाता था। हर एक छापे की रिपोर्ट प्रत्येक नौसेना स्टेशन के कमांडिंग ऑफिसर द्वारा की जाती थी और समय समय पर कोलाबा के मुख्यालय को प्रस्तुत की जाती थी। यहाँ यह बताना भी जरूरी है कि मराठा नौसैनिक शक्ति के उदय ने पुर्तगालियों को इतना चिंतित कर दिया कि वे छत्रपति के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करने वाली पहली विदेशी शक्ति बन गए, जो बदले में वार्षिक कर के रूप में एक निश्चित मात्रा में हथियार, गोला बारूद और अन्य युद्ध सामग्री का भुगतान करते थे ताकि वे पश्चिमी तट के माध्यम से अपने व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकें। छत्रपति दिल से एक योद्धा थे और उनकी सैन्य रणनीतियां हमेशा कायम रहने वाली थी। उन्होंने अलग अलग समय पर और परिस्थितियों के आधार पर अलग अलग रणनीति अपनाई। वे प्रभावशाली पुरुषों की पहचान करने और उन्हें अपनी सेवा में शामिल करने में माहिर थे। इसी के साथ इतिहास रचने के लिए पहाड़ी इलाके के भूगोल का भी उन्होंने खूब लाभ उठाया और दादाजी कोंडा देव से सीखे गए हर सैन्य सबक को स्वराज्य स्थापित करने के लिए उपयोग किया। तो दोस्तों, अब मेरा आपसे अलविदा कहने का वक्त हो गया है। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा है तो आप प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।